नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मम्स की चपेट में आ रहे कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे, 15 दिनों में मिले 30 से अधिक रोगी। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में स्थापित हुए अनेकों कीर्तिमान, बोली प्रियंका बलान। भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बलान ने हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किया जनसंपर्क। मानव श्रृंखला बनाकर मतदान के लिए किया जागरूक। विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। मुख्य बाजार में यातायात व्यवस्था बदहाल, दुकानदार परेशान। दुकानदारों ने दर्ज कराया विरोध तो यातायात पुलिस ने काटे चालान। लाइटिंग व्यवस्था सुचारू रखने के लिए नगर परिषद गंभीर। रोजाना शहर का राउंड लगाकर चालू करवाई जाती है बंद लाइट। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत होम वोटिंग 5 अप्रैल से शुरू होगी। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिले में 2020 पात्र मतदाता घर से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ और 40% से अधिक दिव्यांगता श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं को सुविधा मिलेगी। मतदान प्रक्रिया विधानसभा वार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रथम चरण में अनुपस्थित मतदाताओं से द्वितीय चरण 15 और 16 अप्रैल को मतदान करवाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने होम वोटिंग के लिए पात्र मतदाताओं से मतदान अवश्य करने के लिए अपील की। कल ज़िले में जो हमारे 85 प्लस एज के और जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, जिन्होंने घर से वोट डालने के लिए कंसेंट दी थी, उनके होम वोटिंग का कार्य जो है कल ज़िले में शुरू हो रहा है। ज़िले में लगभग 2020 ऐसे वोटर्स हैं जो अपने होम वोटिंग राइट का उपयोग करेंगे। इसमें पोलिंग पार्टी जो है उनके घर पे निर्धारित रूट से जाएगी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट्स वो भी साथ होंगे और जो हमारे पुलिस के फोर्सेस हैं, जवान हैं, वो साथ में होंगे और उनको घर पे जाकर जो है वोट कास्ट कराया जाएगा। उसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है वोटर की सिक्रेसी है वो मेंटेन की जाएगी। तो इसमें हमने BLO के माध्यम से सभी वोटर्स जिन्होंने होम वोटिंग की कंसेंट दी है उनको अगले 3-4 दिन के लिए जो निर्धारित रूट है उसके अनुसार पर्टिकुलर डेट कम्युनिकेट किए। उस दिन आप घर पे रुके और हमारे मतदान दल आपके घर पे आएंगे और अपने वोटिंग राइट का उपयोग करें। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रियंका बलान ने गुरुवार को हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। उन्होंने गांव पक्का सारना, गुरुसर, मुंडा, रंजीतपुरा, मैनावाली, चोहिलावाली, किशनपुरा, दिखनादा, हनुमानगढ़ टाउन, कोहला, रामसरा, फतेहगढ़, खिलेरीबास, 26 SSW, सहजीपुरा व हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक, विधायक गणेश राज बंसल, भाजपा नेता अमित साहू, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा आदि साथ रहे। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बलान ने संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्य का जिक्र करते हुए अब की बार 400 पार का नारा देते हुए फिर से मोदी सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में अनेकों कीर्तिमान देश में स्थापित किए गए हैं। इससे पहले भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बलान का गाँव पक्का सारना में पहुँचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक व लोकसभा क्षेत्र सह संयोजक अपार ज्योत बराड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की ओर से JCB के माध्यम से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जनसंपर्क के दौरान प्रियंका बलान ने टाउन के गुरुद्वारा शहीद बाबा सुक्खा सिंह मेहताब सिंह, इसके बाद वे टाउन शहर के नजदीक स्थित भद्रकाली माता के मंदिर पहुंची। मंदिर में माथा टेककर देश में भाजपा की जीत और फिर से मोदी सरकार बनने की कामना की। मंदिर में पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बलान का स्वागत किया। इस हनुमानगढ़ विधानसभा का प्रचार प्रसार का दौरा किया और आज जिस हजारों की संख्या में आप यहाँ बैठे हैं, मैं आदरणीय आप सबके लोक लाडले, आप सबके आदरणीय यहाँ के विधायक गणेश राज बंसल जी का आभार प्रकट करती हूँ कि गंगानगर की बेटी का आज आपने वाकई बहुत हौसला बढ़ाया है और हमारे चेयरमैन साहब रणवा जी और आपके सभी बोर्ड के सदस्य, ये बेटी आपके बीच में यही वादा करने आई है। समय बहुत कम है, इसलिए दौरा भी पुरजोर तरीके से चल रहा है। मेरी कोशिश है कि मैं हर व्यक्ति से
व्यक्तिगत दिनों मेरा मन भी है, लेकिन चुनाव में समय बहुत कम है। मैं आप लोगों के माध्यम से जहां जहां तक आप लोगों का संपर्क है, जहां जहां तक इस बेटी का आप संदेश लेकर जा सकते हैं, मैं कहना चाहती हूँ ये बेटी बड़े हौसलों से आई है और बड़े सच्चे मन से इस क्षेत्र की सेवा करना चाहती है। आप लोगों ने मिलकर आपने आज ऐलान किया है, उस ऐलान को घर घर धारी तक पहुंचा देना और इस बेटी को जिताने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत आप सब मिलकर लगा देना। हम सब चाहते हैं और हमें विश्वास है और हर मतदाता ने उनकी तरफ देख रहा है और एडवांस में टाइम मांग भी रहा है। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के मकसद से आयोजित किए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय पर मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। मानव श्रृंखला के कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा कॉलेज के छात्र छात्राओं, स्काउट गाइड, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आमजन ने हिस्सा लिया। जंक्शन के राजीव चौक से लेकर बेनीवाल हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल, टाउन में जंक्शन रोड स्थित हनुमान मंदिर तक मानव श्रृंखला बनाई गई। एडीईओ रणवीर शर्मा ने बताया कि मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि ईमानदार सरकार का चुनाव हो। उन्होंने बताया कि स्वीप गतिविधियों की कड़ी में शुक्रवार व शनिवार को जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में खेलकूद गतिविधियां होंगी। इस मौके पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति रानी, वाणिज्य कर विभाग हनुमानगढ़ के राज्य कर अधिकारी नितिन चुग सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। आज मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था, जिसमें चुनाव के बारे में बताया गया। मानव श्रृंखला राजीव चौक से लेके हनुमान मंदिर तक थी, टाउन जंक्शन रोड पे। ये माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार ये कार्यक्रम आज 4 तारीख को आयोजित किया गया। आज मतदाता जागरूकता के संबंध में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है और इसमें श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशानुसार सभी विभागों ने भाग लिया है और लगभग 2,500-3 हज़ार के लगभग जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स और विभागों के जो कर्मचारी अधिकारी है वो उपस्थित हैं। इससे ये अपील करना चाहते हैं कि सभी जो मतदाता है वो मतदान में अपना सहयोग करें और अधिक से अधिक मतदान करें और देश के जो है वो लोकतंत्र के लिए अपना सहयोग करें। टाउन शहर के मुख्य बाजार स्थित लालाजी चौक के आसपास यातायात व्यवस्था बदहाल होने से यहां के दुकानदार परेशान हैं। चौक के आसपास लोगों की ओर से नो एंट्री में चौपहिया वाहन लगाकर बेतरतीब तरीके से खड़े कर दिए जाते हैं। इससे यहां सुबह शाम जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। गुरुवार को लालाजी चौक के आसपास के दुकानदारों की ओर से यातायात अव्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सूचना मिलने पर यातायात थाना के एएसआई प्रमिंदर सिंह ने मौके पर पहुंचकर अव्यवस्थित ढंग से खड़े वाहनों को हटवाया। साथ ही नो एंट्री जोन में चौपहिया वाहन खड़े करने पर कुछ चालान भी काटे। उन्होंने दुकानदारों को आश्वस्त किया कि समस्या समाधान के लिए गश्त बढ़ाई जाएगी। लालाजी चौक के पास के दुकानदार नवनीत कुमार ने बताया कि चौक के नजदीक मुख्य बाजार में अक्सर यातायात व्यवस्था बाधित रहती है। नो एंट्री क्षेत्र में चौपहिया वाहन आ जाते हैं। इन चौपहिया वाहनों को अव्यवस्थित ढंग से खड़ा करने से समस्या और बढ़ जाती है। रोकने पर वाहन चालक दुकानदारों से बदतमीजी करते हैं। दुकानदारों ने यातायात प्रभारी को इस समस्या से पूर्व में अवगत करवाया तो कुछ दिन तक समस्या से निजात मिली, लेकिन अब फिर से वही हालात पैदा हो गए हैं। हम मेन बाजार लालाजी चौक के पास हैं और इस चौक पे और यातायात व्यवस्था बिल्कुल ही बाधित है। नो एंट्री एरिया में 4 व्हीलर सारे आ जाते हैं और अव्यवस्थित ढंग से खड़ा करने के बाद अगर उनको मना की जाए तो वो बदतमीजी करते हैं। यातायात थाना अधिकारी को हमने कहा था, उन्होंने कुछ दिन तो इस पे गौर फरमाया था, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी इस बाजार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी आप कभी भी दिन में आके यहाँ देखो तो इतनी अव्यवस्था है इसकी जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। हमारे खुद के मोटरसाइकिल खड़े करने के लिए भी यहाँ जगह नहीं रहती है। तो मेरी यातायात प्रभारी से थोड़ी सी अनुरोध है, थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दिया जाए। मेन बाजार होने के कारण यहाँ पे बिल्कुल ही अव्यवस्था है। दुकानदारी तो प्रभावित होती है बॉस,
सारा दिन खड़े कर जाते हैं मोटरसाइकिल, सुबह से लेकर शाम तक व्हीकल खड़े रहते हैं, 4 व्हीलर खड़े रहते हैं, कस्टमर को आने के लिए जगह नहीं होती है। हमारे खुद के व्हीकल हम नो पार्किंग जोन में खड़े करते हैं, तो उसके बावजूद तो सारे दिन ही व्हीकल आ रहे हैं, मतलब कोई भी रोक नहीं रहा है उनको, या तो उनमें कुछ कमी है या फिर लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करेंगे, हम कोई ना कोई उग्र प्रदर्शन करेंगे, लोगों को हम जाके थाना अधिकारी को बार बार ज्ञापन देंगे। और व्हीकल खड़े होने से सभी दुकानदारों को ग्राहकी पे प्रभावित होती है। लोग कार अपने व्हीकल खड़े करके 4 व्हीलर और किसी दुकानों पे परचेजिंग करने जा लेते हैं, कोई सारिया मार्केट चला, वो सुबह की गाड़ी खड़ी होकर शाम को उठाने आते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे इनको उन्होंने अपना पर्सनल पार्किंग बना रखी है कि सुबह 11 बजे गाड़ी खड़ेंगे, 4 बजे उठाने आएंगे। उनको कहते हैं तो वो उनसे गाड़ी क्लोज करने पे उतारू हो जाते हैं। इसलिए हम बहुत परेशान हैं, तो बहुत प्रभावित है जी दुकानदारी पे। कस्टमर अगर दुकान के आगे गाड़ी लगी है तो दिखती नहीं दुकान सर। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है जी, हमारे चौक की तो बिल्कुल व्यवस्था सही नहीं है। यातायात थाना के एसआई प्रमिंदर सिंह ने बताया कि पुराना शहर बसा हुआ है, लालाजी चौक के पास से गुजरने वाली सड़क संकरी है, इस कारण यातायात बाधित होता है, अक्सर जाम की स्थिति लगी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए गश्त बढ़ाकर सख्ती की जाएगी। यहाँ पुराना शहर बसा हुआ है, एक गली है वो मतलब कम खुली है, इसमें व्हीकलों की भीड़ तो हो जाती है, मोटरसाइकिल है, हर दुकानदार के आगे मोटरसाइकिल रोक लेते हैं, इस वजह से बीच में जगह कम रहती है, साधन आता है, भीड़ हो जाती है। आइंदा और इस संबंध में गश्त बढ़ाएंगे और सख्ती करेंगे। सर इधर नो एंट्री का भी एरिया है? नो एंट्री का एरिया है, बोर्ड लगा रखे हैं, आदमी रोक लगा रखे हैं, फिर भी कई गलियां ऐसी है जो छोटी गलियां, वहाँ आदमी नहीं है, वहाँ से लोग आ जाते हैं, लोकल आदमी, बाहर का तो कोई नहीं आता है, पर लोकल आदमी आ जाते हैं। शहर में रात्रि के समय मुख्य मार्गों पर लाइटिंग व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए नगर परिषद अधिकारी कर्मचारी गंभीर हैं। इसी क्रम में सभापति व आयुक्त के निर्देशानुसार नगर परिषद की टीम की ओर से रात्रि को बिजली स्टाफ के साथ 2 से 2.5 घंटे तक जंक्शन व टाउन शहर का राउंड लगाकर लाइटिंग व्यवस्था की जांच की जाती है। अगर कहीं लाइट चालू नहीं है तो हाथों हाथ समस्या का निस्तारण किया जाता है। नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता कमल कुमार जैन ने बताया कि देर शाम 7:15 बजे लाइटिंग के लिए फील्ड में निकल जाते हैं। इसके साथ दीपक लाइनमैन रहता है। 7:15 बजे से रात्रि 9:30-10 बजे तक जंक्शन व टाउन शहरी क्षेत्र में लाइटिंग चेक की जाती है। अगर कहीं लाइट बंद मिलती है तो हाथों हाथ लाइट चालू करवा दी जाती है। शाम 7 बजे लाइट चालू कर दी जाती है और सुबह 6 बजे बंद हो जाती है। उनकी प्राथमिकता रहती है कि शिकायत का 1 या 2 दिन के भीतर समाधान किया जाए। शहर के चौक चौराहों पर भी विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। किसी अन्य शहर में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभापति के साथ गत दिनों बैठक भी हुई। सभापति की ओर से अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था। हाँ जी, हम क्या है कि नाइट के अंदर जैसे कि अभी प्रेजेंट के अंदर 7:15 बजे टाइमिंग है, तो लाइटिंग के लिए निकल जाता हूँ मैं। लाइनमैन हमारे साथ में रहता है, जैसे दीपक है, ये लाइनमैन है साथ में। 7:15 से लेके 9:30-10 बजे तक टाउन जंक्शन दोनों की मैं लाइटिंग देखता रहता हूँ। कहीं भी बंद हो तो साथ में रहते, हाथों हाथ जो भी कोई प्रॉब्लम हो, गाड़ी रहती है हमारे पास में, सॉल्यूशन अपने आप चालू कर देते हैं। लोकसभा चुनाव के चलते आबकारी महकमे ने शेष रही मदिरा दुकानों के अलॉटमेंट की प्रक्रिया बंद कर दी थी। इसके चलते जिस क्षेत्र में मदिरा की दुकानों का अलॉटमेंट नहीं हुआ था, उन दुकानों की अवधि 3 माह के लिए बढ़ा दी थी। इसके लिए विभाग ने 10% गारंटी अवधि बढ़ाई थी। गत 31 मार्च को जिले में करीब 40 मदिरा लाइसेंसधारियों ने गारंटी राशि जमा कराने की बजाय खाली कर दी है, जबकि पूर्व में आबकारी विभाग गारंटी राशि के अभाव में 17 दुकानों का आवंटन निरस्त कर चुका है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मदिरा दुकानों के आवंटन के लिए नीलामी की कार्रवाई संपादित नहीं की जा सकेगी, इसलिए आबकारी विभाग ने इस अवधि में मदिरा दुकानों के अंतरिम बंदोबस्त की व्यवस्था के लिए मदिरा दुकानों के वर्ष 2023-24 के अनुज्ञापति धारकों की अनुज्ञापति अवधि 30/6/2024 तक बढ़ा दी थी। यह राशि 3 समान किश्तों में अप्रैल से जून माह में प्रतिमाह नगद या मासिक गारंटी पूर्ति पश्चात मदिरा उठाव कर जमा करवाई जानी थी। आबकारी विभाग के अंतर्गत जिले में कुल 360 दुकानें हैं। इनमें से अभी तक 112 दुकानों का नवीनीकरण हुआ है। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि कुल 360 में से 15 दुकानें निरस्त की गई थी। वर्तमान में 314 दुकानें संचालित हो रही हैं। 30 दुकानों को 3 माह का एक्सटेंशन दिया था, वह दुकानें संचालित नहीं हो पा रही। अब वर्तमान में 112 दुकानें नवीनीकरण हुई हैं।
21 दुकानें रीऑप्शन में हुई हैं। शेष दुकानों को 3 माह के लिए सरकार ने 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष विभाग की ओर से 415 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया था। विभाग की ओर से 353 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया था, जो गत वर्ष के 345 करोड़ रुपए से अधिक था। विपरीत परिस्थितियों में काफी प्रयास कर इतना राजस्व प्राप्त किया गया है। इस वर्ष का टारगेट अभी नहीं मिला है। विभाग की ओर से जो टारगेट दिया जाएगा उसे पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। डीईओ ने बताया कि हनुमानगढ़ व नोहर में क्रमशः 118 संगरिया और भादरा में 63-61 दुकानें हैं। इनमें से नोहर में 103, हनुमानगढ़ में 102, संगरिया में 56 और भादरा में 53 दुकानें वर्तमान में संचालित हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभाग के प्रहरा अधिकारियों को पाबंद किया गया है कि रेड गश्त करें, अधिकतम रेवेन्यू की प्राप्ति के प्रयास करें। गारंटी अवधि भी 30 जून की समाप्त होगी। इसके बाद ही लाइसेंसधारी मदिरा दुकान की अमानत राशि वापस होगी। वहीं गत दिनों में 152 मदिरा की दुकानों में गारंटी शुल्क 10% बढ़ाते हुए 117 दुकानों का नवीनीकरण किया गया था। 152 मदिरा दुकानों में से 35 दुकानों को ऑनलाइन नीलामी के जरिए आबकारी विभाग ने बेचान किया था। आबकारी विभाग के अंतर्गत जिले में कुल 360 दुकानें हैं। इसमें से 17 दुकानें निरस्त की गई थी, जिनमें 2 दुकानें नए सेटलमेंट में उठेगी। 15 दुकानें जो निरस्त की गई थी वो अभी भी बढ़ता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 314 दुकानें टोटल संचालित हो रही है। 30 दुकानें हैं जिन्होंने जो है उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था और वो संचालित नहीं हो पा रही। अब वर्तमान में जो है कुछ दुकानें तो नवीनीकरण हुई है, 112 दुकानें, और कुछ दुकानें जो है री ऑक्शन में हुई है, 21 दुकानें, और शेष जो दुकानें हैं वो 3 महीने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया, जो 30 जून 2024 तक है। जिला अस्पताल के अलावा निजी अस्पतालों में पिछले 1 माह से मम्स के मरीज सामने आ रहे हैं। यह वायरस ज्यादातर बच्चों में फैल रहा है। इसमें 3 से 15 साल की उम्र के बच्चों में इस वायरस का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा ही हाल जिला अस्पताल में है। राहत की बात यह है कि अभी कोई गंभीर रोगी नहीं आया है, लेकिन ओपीडी में 15 दिनों से इस तरह के 30 से अधिक केस आ चुके हैं। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। डॉक्टर्स का कहना है कि इसका असर ज्यादा दिन देखने को नहीं मिल रहा है। मम्पस वायरस से संक्रमित बच्चे 10 दिनों में ठीक हो रहे हैं। साथ ही पिछले 10 दिनों से मम्पस वायरस से संक्रमित बच्चों की संख्या पिछले 1 माह के मुकाबले कम भी हुई है। जो मरीज इस वायरस से संक्रमित हैं वह दवाइयों से ठीक हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों से रोजाना के 3 से 4 मरीज जिला अस्पताल दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। निजी अस्पतालों में जाने वालों का आंकड़ा अलग है। राहत की बात है कि किसी को एडमिट नहीं करना पड़ रहा। मरीज मम्पस से संक्रमित हैं, साथ ही यह संक्रामक बीमारी है जो फैलती है। जैसे 10 दिन से मरीज संक्रमित है, जैसे ही वह मरीज ठीक होता है वैसे ही उसके परिवार वाले के मम्पस के शिकार होने लगते हैं। इस वायरस का असर 10 दिनों तक रहता है। डॉक्टर्स के मुताबिक अभी मम्पस वायरस घातक नहीं है, लेकिन इसका असर कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों में देखने को मिल रहा है। जिस मरीज से पानी तक पिया नहीं जाता है उस मरीज को अस्पताल में एडमिट किया जाता है। जो मरीज पानी पी सकता है उसे अस्पताल में एडमिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। वहीं कलेक्टर कानाराम के निर्देश पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति रानी ने बुधवार को आदेश जारी कर मम्पस रोग के मद्देनजर सरकारी व निजी स्कूलों में बच्चों में मम्पस रोग के लक्षण पाए जाने पर 7 दिनों के लिए बच्चे को घर पर रहने और चिकित्सीय परामर्श के बाद पाबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात है कि मम्पस रोग बच्चों में होता है, लेकिन वर्तमान में वयस्कों में भी पाया जा रहा है। संक्रमण होने से रोग के लक्षण आने में 15 से 16 दिन लगते हैं। मम्पस के लक्षण में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, थकान और आलस, गाल में सूजन, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख न लगना, खाने में तकलीफ शामिल है। बात कर रहे हैं मम्स, देसी भाषा में इसको कन्फेड और कर्णमूल भी कहते हैं। ये एक वायरस जनित रोग है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या छींकने खांसने से एक बंदे से दूसरे बंदे को ये चीज फैलती है। साथ वाले में संपर्क अगर आते हैं तो 2 से 3 हफ्ते के बीच में। संपर्क बंदे के 21 दिन तक सिम्टम लक्षण नहीं आए तो उसको माना जाता है कि उसका संक्रमण नहीं हुआ। इस रोग की शुरुआत होती है कान के नीचे जो मेन ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड, उसको अटैक करता है ये वायरस। कुछ % में बच्चों को एक तरफ करता है
कुछ परसेंट में दोनों तरफ करता है। मैक्सिमम स्वेलिंग या फुल साइज जितना बढ़ना एवरेज 72 घंटे के बाद तक जितनी सोजन चाहिए एक तरफ है चाहिए दोनों तरफ है हो जाती है। उसके बाद ये चीज जाती है रिग्रेशन में। नॉर्मल एक टाइम था जब 100 में से 90% वो चाहिए बच्चे हों चाहिए एज, इस रोग के लिए अब कोई एज बार नहीं रही है। पहले इसको 5 साल तक के बच्चों का रोग मानते थे, अब ये 65 साल वाले को संपर्क में आने से हो सकता है। तो उस टाइम में पुराने जमाने की थ्योरियाँ ये चलती थी भी 100 में 90% ने कुछ भी नहीं करवाया, किसी ने झाड़ा लगवा लिया, किसी ने हाथ फिरवा लिया, तो 100 में से 90 रैंडम स्पॉन्टेनियस रिकवरी में जाते थे। राजकीय जिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहरूलाल आसेरी ने बताया कि मम्पस वायरस से संक्रमित बच्चों को सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। मम्पस वायरस के लक्षण की बात करें तो इस वायरस में मरीजों को बुखार, गला दर्द, निगलने में दिक्कत सहित अन्य लक्षण देखने को मिल रहे हैं। साथ ही जो मरीज मम्पस वायरस से संक्रमित हैं, उनका लैब में टेस्ट भी हो रहा है। इसमें सीरम एमाइलेज टेस्ट होता है। इसमें मरीज का सीरम एमाइलेज बढ़ा हुआ होता है तो एडमिट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ अभी तक किसी को एडमिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आदरणीय कलेक्टर साहब ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है स्कूल के लिए और डिस्टेंसिंग के लिए। तो इसका वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में पहले से भी चलता रहा, पर गवर्नमेंट अब शायद प्लान करे। रूटीन में ये कभी इतना एपिसोडिक फॉर्म में नहीं आया, पर इन दिनों केसेस पूरे अपने बेल्ट में रैंडमली मिल रहे हैं। तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख रुपए कीमत की 40 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद करने के मामले की जांच कर रही टाउन थाना पुलिस ने पीसी रिमांड अवधि समाप्त होने पर दोनों तस्करों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। पुलिस इस मुकदमे में आगामी अनुसंधान में जुटी है। जांच अधिकारी टाउन पुलिस थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा ने बताया कि दोनों आरोपियों का पीसी रिमांड हासिल कर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक का पता किया गया। उनके बारे में आगे अनुसंधान जारी है। जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गौरतलब है कि संगरिया थाना पुलिस ने 25 मार्च को बड़ी कार्रवाई करते हुए कैंटर से 40 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद कर रणवीर बिश्नोई निवासी जिला फाजिल्का पंजाब और मिथिलेश पांडे जिला फाजिल्का पंजाब को गिरफ्तार किया। बरामद अफीम की कीमत तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख रुपए बताई गई। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि अफीम की सप्लाई संगरिया तहसील के गांव मलारामपुरा की महिला सरपंच के पुत्र सहदेव बिश्नोई पुत्र अम्मीलाल बिश्नोई ने मंगवाई थी। मुकदमे में आगामी जांच टाउन थाना पुलिस को सौंपी गई। पुलिस थाना संगरिया में 189/24 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके अंदर 2 मुलजिमानों को अरेस्ट किया गया था और 40 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद की गई थी। जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा था। मुलजिमानों का 10 दिवस का पीसी रिमांड हासिल किया गया था। पीसी रिमांड के अंतर्गत बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का पता किया गया और उनके बारे में आगे अनुसंधान जारी है, तो जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तो कोई तो सामने आया सर इसके मामले में? हाँ, इसके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज थे उनको उनका पता कर लिया गया, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की गई। तो जो मुलजिम इसमें नामजद थे और उनके गिरफ्तारी प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चूरू लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में 5 दिवसीय प्रवास के दौरान अनूपगढ़ के पूर्व विधायक पवन दुग्गल नोहर पहुंचे। उन्होंने नोहर विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणी, मोधुवाली, चारणवासी, राजपुरिया, रतनपुरा आदि में ग्रामीणों से मिलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके अलावा पवन दुग्गल यहां पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के कार्यालय में मीडिया से भी रूबरू हुए। खुद के खून और पसीने की मेहनत से, तो मैं समझता हूं कि जनता जानती है, नौजवान जानता है, किसान जानता है कि जिसने अपने पूरे बदन को, जिसमें कहते हैं एक हिस्सा हाथ का हिस्सा नहीं है, उसने अपने इस कमी को अगर दूर कर लिया और देश का नाम रोशन किया तो वो चूरू को चमन बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल कस्बा से तो मैं समझता हूं कि कितना ही आगे है ये। देखिए, सरकार बनने के बाद ये लोकसभा चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव का परिणाम शानदार आ रहा है। हम गांव में जहाँ जा रहे हैं, रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसका असर निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार का और भजनलाल जी का असर पड़ेगा कार्यकलापों से। हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ा भारी इसका हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो रिस्पॉन्स
प्रथम चरण के जो 19 तारीख के मतदान को देखने को आपको मिल जाएगा। तो भाई 60 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, ईडी भी यही है, पुलिस भी यही है, एसटीएफ भी यही है, रैपिड एक्स फोर्स भी यही है। ये तो एक पार्ट है लोकतंत्र का। पुलिस तो एक तंत्र है ना, एक हिस्सा है। कलेक्टर भी होते हैं, आईएएस भी होते हैं, आईपीएस भी होते हैं, ईडी तो पहले भी थी, अब भी है। लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा वो जाएगा। जंक्शन पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 50 लीटर हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार किया है। जंक्शन पुलिस ने विशेष अभियान के तहत मक्कासर रोही में कार्रवाई करते हुए नहर के पटड़े से आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। कार्यवाहक थाना प्रभारी गजेंद्र शर्मा ने बताया कि जंक्शन पुलिस ने आईजी बीकानेर रेंज और एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने में सफलता हासिल की। जंक्शन सिटी पुलिस के एएसआई शिव नारायण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मक्कासर रोही में एससीजी नहर पटरे पर एक व्यक्ति को आते देखा। पुलिस टीम को देखकर आरोपी प्लास्टिक का थैला फेंककर भागने लगा तो पुलिस ने पीछा कर व्यक्ति को पकड़ा। पुलिस ने प्लास्टिक का थैला देखा तो उसमें 50 लीटर अवैध हथकढ़ शराब भरी हुई थी। पुलिस टीम ने हथकढ़ शराब को जब्त कर व्यक्ति को हिरासत में ले थाना लेकर गई। पुलिस पूछताछ में उसकी पहचान छिंदा निवासी मक्कासर के रूप में हुई है। पुलिस ने राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अवैध हथकढ़ शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।